हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत हो चुका हूँ। चलिए, आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रश्नों को देख रहे हैं। उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर आ चलते हैं। तो प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन कौन से हैं। इसमें कूट दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो प्रश्न है, पहला ऑप्शन है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, तो यह भी बात बिल्कुल सत्य है। बाकी श्रद्धा अगर पूछ दे कि प्रतीक किसका है, तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा कपूर जानते हैं ना, मैट्रिक बताया हूँ आप लोग को याद करने के लिए। जो श्रद्धा कपूर है उसका हृदय कैसा है, बहुत अच्छा है, या फिर हम लोग अपने हृदय में उसको बसाते हैं, उसके चित्र को श्रद्धा का नाम आते ही श्रद्धा कपूर हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल है। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। किसका प्रतीक है? हृदय का। बाकी ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, यह बात बिल्कुल गलत है। ईड़ा किसका प्रतीक है? अर्थात मैं क्या बताएं, ईड़ा का मतलब हो गया ईड़ा से झगड़ा, और झगड़ा कैसा करना चाहिए? बुद्धि से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बुद्धि लगा के, नहीं तो मार खा जाएंगे अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे झगड़ा करने में। तो बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पे बुद्धिवाद दे दिया है। वाद का मतलब एक धारा हो जाती है, बुद्धि का मतलब मनुष्य में बुद्धि उससे है, लेकिन यहाँ बुद्धिवाद दे दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे दिया श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और हृदय का प्रतीक है तो क्या उसमें भावुकता नहीं रहेगी? हृदय भाई कौन सा हृदय जिसमें भावुकता ना रहे? तो फिर हृदय का मतलब ही क्या रहा है? यहाँ पे अभाव दे दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो सही हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा काव्य पूछा गया है। पहला है तितली, दूसरा है उर्वशी जो चंपू काव्य में रचित है। चंपू का मतलब गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसको चंपू काव्य कहते हैं। बाकी तीसरा है ईरावती, और चौथा है झरना। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तितली इनका क्या है? तितली उपन्यास है। ईरावती क्या है? उपन्यास है। तितली क्या है? उपन्यास। ईरावती की विधा क्या है? तो यह भी उपन्यास है। उर्वशी बिल्कुल इनका काव्य है, और झरना यह भी इनका काव्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी और डी किस कूट में दिया है? बी और डी, ऑप्शन बी वाला यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरे तरफ दिए हुए हैं कवि। मिलाना है। किनका कथन है? अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रूप में देखा है। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कथनों को कवियों को सुमेलित करने के लिए दिए हैं, और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताना है। तो अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करते हुए यह कौन से कवि कहे हैं? तो इसको कहने वाले हैं निराला जी। ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह है किनकी? तो यह निराला जी की है। किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बाकी आगे दूसरा, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। यह किनका है? तो यह महादेवी वर्मा है। यहाँ पे वेदना को देखते ही आप लोग को दिमाग में आ गया होगा, कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन ए में चला जाएगा। तीसरा है, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्म जगत। आप लोग तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ भी आपको दिख जाए प्रकृति की और आत्म जगत की, तो आप समझ ही गए होंगे कि रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। अर्थात आप लोग जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियाँ हैं। अगला है डी वाला, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है।
तो यह किनका है, तो बच गया एक ही, जयशंकर प्रसाद। किनका है, जयशंकर प्रसाद का है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, पहला तो निराला का है, लेकिन यहाँ पे राम कुमार वर्मा दिया है, यह बात गलत है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं सही कथन क्या होगा, तो सही कथन होगा इस तरह से, दूसरे का एक नंबर, अर्थात दूसरे का एक नंबर कौन कौन, एक तो यह है, एक यह है, तो दो ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे यानी गलत हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, सी का 3 नंबर, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और डी का 4 नंबर, इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि बी सी इसी दोनों में सही है, लेकिन यहाँ पे राम कुमार वर्मा दिया है, और यहाँ पे जबकि यह रचना, यह पंक्तियाँ निराला की हैं, तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना, इनको दूसरा ऑप्शन ना मान के इसको पांचवा ऑप्शन ही मान लेते हैं। पांचवा ऑप्शन कौन, निराला जी। तो इस तरह से पहले का 5 नंबर हो जाएगा, तो पहले का 5 नंबर सी वाले में है। या फिर अगर ऐसा 5 नंबर ना मान के 2 नंबर राम कुमार वर्मा की जगह रखना चाहेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, बाकी सेम है, तो या तो बी मान लीजिए या सी मान लीजिए, आपके ऊपर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अनामिका, झरना, पल्लव, निहार, इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा है, और किनकी रचनाएं आप लोग लगे याद है अभी बता दीजिए। चलिए बताइए किनकी रचना है। अनामिका किनका रचना है, अनामिका, परिमल आप लोग समझ गए किनका रचना है, निराला की रचना है। किनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। और कब रचित है यह बता दीजिए आप लोग लगे याद। यह रचित है 1923 में। अनामिका कब रचित है, तो 1923 में। इसका दूसरा संस्करण 1936 में आया हुआ है, लेकिन इसका प्रारंभ पहला संस्करण 1923 में, इसलिए 1923 ही इसको सही मानेंगे। झरना किनकी रचना है, तो झरना है जयशंकर प्रसाद की। किनकी है, प्रसाद जी की रचना है। और कब रचित है, तो 1918 ईस्वी में रचित है। पल्लव किसकी रचना है, यह पंत जी की रचना है। इसी को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। और रचित कब है, तो 1928 ईस्वी में रचित है। बाकी बच गई निहार रश्मि नीरजा को, अर्थात महादेवी वर्मा का है। किनका है, तो महादेवी वर्मा का है। और कब रचित है निहार रश्मि नीरजा को, तो यह निहार है 1930 में। इस तरह हम लोग क्रमशः देखते हैं, तो झरना पहले आ जाएगा, उसके बाद अनामिका आ जाएगा, उसके बाद पल्लव, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम बताइए। आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। आप बताइए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में दिया है। आंसू कितने मैं बताया हूँ, कितने साल के हो, 1925, यानी 25 वर्ष का कोई युवक रो रहा हो या युवती रोती है तो अच्छा नहीं लगता है। आंसू उसके बहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मैं ट्रिक बताया हूँ। लहर कब है इनका, तो 1933 में। कामायनी किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। कब रचित है, तो 1935 में, यह तो मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रेम पथिक बिल्कुल जयशंकर प्रसाद का 1914 का है। अगर यहीं पे ओनली पथिक आ जाता तो रामनरेश त्रिपाठी का हो जाता। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें देखते हैं, सबसे पहले कौन आ जाएगा, प्रेम पथिक, उसके बाद आंसू, तब लहर, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्रेम पथिक की रचना पहले की है, फिर आंसू की है, फिर लहर, फिर कामायनी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। गुंजन, सवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या। कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सवर्ण पे पड़ा है, और दूसरा हो जाएगा रजत शिखर पे पड़ा है। दो कृतियों में इन पे कौन सा प्रभाव पड़ा है, अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। किनकी पंक्तियाँ हैं, किनकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की हैं। तो इस तरह से 2 और 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी इनकी अन्य रचना कौन कौन सी हैं, तो पंत जी की रचना है उच्छ्वास, जो 1920 में रचित है। ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, इसके बाद युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन, चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, याद रखिएगा। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैल क्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। यह कथन किसका है,
क्या HPD जी का है, या फिर शुक्ल जी का है, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। याद रखिएगा किनके बारे में है, तो निराला जी के बारे में है। निराला जी के बारे में है कि इन पर बंग भाषा अर्थात बंगाल की भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकता है। बाकी अन्य भी इनकी बातें हैं कि शुक्ल जी निराला के संबंध में अन्य बातें भी कहे हैं कि निराला जी क्या हैं, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा वाले हैं। कौन कहे हैं? तो शुक्ल जी कहे हैं कि इनके बारे में, निराला जी के बारे में। और निराला जी को आप लोग जानते हैं ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्व माना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी है निराला को, या ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा को। तो शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को प्रमुख माना है। किसको माने हैं शुक्ल जी? महादेवी वर्मा को। याद रखिएगा हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता किनको माने हैं? तो मुकुटधर पांडे को माने हैं। बाकी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी आते हैं। याद रखिएगा ये चारों लोग क्या हैं? 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ पंत जी माने जाते हैं, निराला जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे और महादेवी वर्मा हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। याद रखिएगा। बाकी विष्णु और महेश, निराला जी और पंत जी में कौन है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पंछी पाल लेते हैं, पाल लेता है और उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह कथन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा और बताइए यह कथन किसका है। क्या महादेवी वर्मा ऐसा कहती हैं, या प्रभा खेतान जी कहती हैं, या अनामिका जी कहती हैं, या फिर मैत्रेयी पुष्पा जी कहती हैं? यहाँ कवयित्री से पूछा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और इसका सही जवाब महादेवी वर्मा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? तो महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी कहा जाता है और यह रहस्यवादी कवयित्री में शामिल हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाकी इनकी रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो एक तो अतीत के चलचित्र है और स्मृति की रेखाएं हैं। अगर संस्मरण पूछ दे तो पथ के साथी मेरा परिवार हो जाएगा। अगर कविता संग्रह पूछ दे तो नियार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत और यामा। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? क्या वन मेला में, या फिर यमुना के प्रति में, या वह तोड़ती पत्थर में, या फिर जूही की कली में? यहाँ पे निराला जी के बारे में पूछा है तो इनकी कविता कौन है? तो जूही की कली है। और जूही कैसी है? तो अभी कली है। कितने वर्ष की है? तो 16 वर्ष की, अर्थात 1916 ईस्वी में यह रचित किनके द्वारा? निराला के द्वारा। जूही कैसी है? तो बहुत निराली है। और नई कविता का नाम किसने दिया? अगर पूछ दे नई कविता का नाम किसने दिया, तो नई कविता का नाम अज्ञेय ने दिया। किसने दिया? तो अज्ञेय जी ने दिया। याद रखिएगा। और नई कविता अगर पूछ दे कि प्रारंभ कब से कब हुई, तो यह 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोनों का हठ था दुर्निर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियां किससे, इसका आशय किससे है? पहला ऑप्शन है श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, या फिर इससे है? तो नहीं, यह बात नहीं कहा गया। बिल्कुल ये पंक्तियां बैठ ही नहीं रही हैं। ईड़ा और मनु में हठ धार्मिकता बढ़ गई थी, नहीं, यह भी बात गलत है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन होते थे, बिल्कुल सही बात है।
आकुली और किलात मनु के यज्ञ के लिए दुर्निर्वार हट करते थे। बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरह से कौन सा एक सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद। और किसने कहा छायावाद का उपनिषद? तो चुपचाप शांति से कहने वाले कौन है? तो शांति को चाहने वाले शांति प्रिय हैं। कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। और इसकी रचना कब हुई? तो 1935 में हुई, याद रखिएगा। बाकी कामायनी पे मंगला पारितोषिक सम्मान भी मिला था जयशंकर प्रसाद को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इन सब के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत या फिर अमिताभ बच्चन या फिर शैल चतुर्वेदी? तो आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन के पिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक? हालावाद का। कई बार प्रश्न आ चुका है, हालावाद का प्रवर्तक। यह क्या है? हालावाद के प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला या फिर प्रयोक्ता किसे कहते हैं? बताइए। राधा कृष्ण गोस्वामी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर मुकुटधर पांडे? तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। और मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित अपनी पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाएं। और इसलिए छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। तो जैसे प्रस्तोता शुक्ल हैं। शुक्ल किनको मानते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। और नंद दुलारे किनको मानते हैं? तो पंत जी को मानते हैं। प्रभाकर माचवे किनको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। और ईलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, जिसमें सर्वमान्य मत जयशंकर प्रसाद ही हैं। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पे। और इसका सही जवाब मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। बाकी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं किनको मानने वाले अर्थात प्रस्तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तोता अर्थात मानने वाले। और दूसरी तरफ हम लोग प्रवर्तक है। कौन? प्रवर्तक को देख लेते हैं कौन किनको मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखते हैं किनको मानते हैं। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनको मानते हैं? छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता या फिर प्रयोग करने वाला या फिर लिखने वाला, मानने वाला, जो भी कर लीजिए। तो यह पहले तो गुप्त जी को मानते हैं और दूसरे पे इन्होंने मुकुटधर पांडे को माने हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग यह सही है। कौन है? मुकुटधर पांडे। शुक्ल जी किनको मानते हैं? छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को। नंद दुलारे वाजपेयी देखते हैं किनको मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो यह मानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें भी बिंदी है, इसमें भी बिंदी है, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख लीजिएगा। तीसरा है प्रभाकर माचवे किनको मानते हैं? प्रभाकर माचवे यह किनको मानते हैं? तो यह मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं, याद रखिएगा। बाकी जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत है वह क्या है? तो वह है ईलाचंद्र जोशी मानते हैं। किनको? ईलाचंद्र जोशी। यह किनको मानते हैं? तो यह मानते हैं प्रसाद जी को। किनको? जयशंकर प्रसाद जी को। और यही सर्वमान्य मत भी है। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं या फिर निराला की हैं या फिर सुमित्रा नंदन पंत की हैं या फिर जयशंकर प्रसाद की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां किनकी हैं? यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं।
और निराला की पंक्तियाँ कौन है? तो निराला की पंक्तियाँ हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, मैं कुछ भी तेरे लिए या फिर तेरे हित में न कर सका। ऐसा करने वाले कौन है? निराला जी कहते हैं। बाकी अब बच गई महादेवी वर्मा। यह कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली का मतलब पगली, ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यहीं, उमड़ कल भी मिटी आज तक चली। महादेव वर्मा की पंक्तियाँ हैं। बाकी पंत की तो आप लोग जानते हैं, प्यारी प्यारी प्रकृति वाली हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ थी। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वहीं हिंदी उपन्यास व कहानियों के संदर्भ में डॉट 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 कौन सा युग कहा गया है? बताइए। ऑप्शन है गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर जयशंकर प्रसाद युग। तो जहाँ भी आप लोग देखिएगा उपन्यास आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कौन है? तो प्रेमचंद हैं, तो बिल्कुल प्रेमचंद को लगा दीजिएगा। उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में आ जाए तो किनको लगाइएगा? ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र को लगा दीजिएगा। बाकी 1918 से 36 ईस्वी तक छायावाद का समय आप लोग जानते हैं। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार कर लिया जाता है। और भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक रहता है। और भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा था, आप लोग जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म अगर पूछ ले तो 9 सितंबर 1850 को काशी बनारस में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछ ले तो 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, इतना गहन डीपली अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा है निराला को, या तीसरा है पंत को, या चौथा है प्रसाद जी को। तो आप लोग जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, राजकुमार कवि कौन है? पंत हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि इत्यादि नाम से जाना जाता है। और प्रसाद जी को सौंदर्य व प्रेम का कवि कहा जाता है। कौन से सर्ग में कामायनी कहा जाता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जस्ट इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहला है, यह कृति यानी कामायनी के बारे में पूछा है। कामायनी के संदर्भ में यह कृति अभेद मूलक अद्वैत का शंखनाद करती है, बिल्कुल सत्य बात है। अद्वैतवाद बिल्कुल प्रवर्तक हैं। यह नारी सृष्टि के लिए एक संजीवनी है, बिल्कुल सही बात है। इस कृति में मानवीय संवेदों का उदात्तीकरण नहीं है, भाई यहाँ पे नहीं दे दिया, नकारात्मक आ गया तो यहीं गलत हो जाएगा। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है, ऐसा संभव होने का आधार क्या है? पूछा है। ऑप्शन 4 दिया है, उसी के अकॉर्डिंग बताना है। पहला है, भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल गलत बात है। कोई व्यक्ति भूल जाता है तो क्या नया ज्ञान तुरंत ग्रहण कर लेता है आसानी से? नहीं। भूलने वाला अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल गलत बात है ये अभी बात। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, यह बात सत्य है। बाकी अस्तित्ववाद ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है, ये अभी बात गलत है। तो कौन सी एक बात सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान, यहाँ पे कितने उत्थान होते हैं? 3 उत्थान माने कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। तो यहाँ पूछा है तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? क्या प्रगतिवाद है, या फिर प्रयोगवाद है, या आलावाद है, या फिर छायावाद है? तो तीसरे उत्थान को क्या कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल? या तीसरे उत्थान को कहें हैं छायावाद के अंतर्गत तो मानते हैं, लेकिन क्या कहें कि तीसरे उत्थान को इन्होंने नई धारा, क्या नाम दिए? नई धारा। और नई धारा में भी क्या? तृतीय उत्थान। नई धारा तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान किसमें है? नई धारा नाम से कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और समय सीमा कब रखें इसका? नई धारा या फिर इसको
तीसरे उत्थान की समय सीमा कब से कब तक माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो 1918 से 1936, यानी कि छायावाद जो है वहीं इसी को माने। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम या इड़ा? बताइए कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी में अब अगर पूछ दे कि रस कौन सा है, तो कामायनी में शांत रस मिलता है, शांत रस देखने को मिलता है। कामायनी में सर्ग कितने हैं? तो 15 सर्ग हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कौन कहे हैं? तो शांति से चुपचाप, शांति को चाहने वाले अर्थात शांति प्रिय द्विवेदी कहे हैं। और इसमें यह पुत्री किनकी रहती है कामायनी? तो काम की। किसकी पुत्री रहती है? काम गोत्र की पुत्री रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रसाद जी के गीत कला का झरना, आंसू, लहर या तरंग, किसमें देखने को मिलता है? गीत कला का किसमें देखने को मिलता है? तो लहर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जयशंकर कृत लहर में देखने को मिलता है। बाकी इनकी और कौन कौन सी रचना है? तो उर्वशी है। उर्वशी चंपू काव्य में, बिल्कुल याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। उर्वशी किसमें है? तो उर्वशी चंपू काव्य है, चंपू काव्य है, याद रखिएगा। जैसे राहुल वेल मैं आदिकाल में पढ़ाया था, उसी तरह यह भी चंपू काव्य है, याद रखिएगा। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, यह सब रचनाएं किनकी हैं? सब जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है? तो बताइए, सुमित्रानंदन पंत को, या प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की, या फिर रामकुमार वर्मा की? किसकी कृति है? पल्लव। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पल्लव को। किसको? पल्लव को। तो यह किनका है? पल्लव सुमित्रानंदन पंत का है। आम का पल्लव, देखते हैं ना, पंडित जी आते हैं पूजा कराने तो पल्लव मांगते हैं, भाई थोड़ा आम का पल्लव लाओ। आम क्या है? प्रकृति की देन है। तो ऐसे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के राजकुमार सुकुमार कवि हैं, तो ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी को क्या शांति प्रिय द्विवेदी कहे हैं? तो यह कहे हैं कि यह छायावाद का उपनिषद है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं छायावाद का उपनिषद, छायावाद का उपनिषद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? जस्ट अभी मैं बताया हूँ, जो मैं प्रश्न बताता हूँ वो आ ही जाता है। हमारे क्रिएटर साहब ग्रेट हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध ने, या फिर इंद्रनाथ मदान ने, या शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो मैं बता चुका हूँ। इसका सही जवाब कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले कौन है? तो चुपचाप शांति को चाहने वाले अर्थात शांति प्रिय द्विवेदी धीरे सा कह देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बताइए यह पंक्तियाँ किनकी हैं? कामायनी से हैं, या साकेत से हैं, या चंद्रगुप्त से हैं, या भारत से हैं? किस में है और किसकी हैं? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा कामायनी से हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कामायनी का रचना काल 1935 है। आप लोग को ज्ञात ही होगा, 15 सर्ग में है। अगर छंद पूछ दे कि इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें त्राटंक छंद है, त्राटंक छंद है। और इसमें रस पूछे तो शांत रस है, मैं बता ही चुका हूँ। बाकी चंद्रगुप्त का रचना काल कब है? तो इसका रचना काल 1931 ईस्वी है। और यह क्या है? यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है, याद रखिएगा। बाकी साकेत का अगर रचना काल पूछे तो 1931 ईस्वी है। और यह किन की कृति है? तो यह किन के? गुप्त जी के, मैथिली शरण गुप्त जी की है। और भारत भारती किन की है? तो यह अभी गुप्त जी की है। और कब रचित है? तो 1912 में। किन की रचना है? यह अभी गुप्त जी की रचना है। साकेत भी गुप्त जी की रचना है। और भारत भारती पे 1912 में जब रचना रचे तो इनको राष्ट्र कवि कहा गया। किनको? गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया। और दिनकर जी को क्या कहा जाता है? दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्टी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि। और इनको राष्ट्र कवि कहा किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
धिक जीवन को पाता ही आया है विरोध। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? निराला के, या हनुमान के, या लक्ष्मण के, या फिर विभीषण के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला के। ऑप्शन ए, निराला के। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन के निराशा की अभिव्यक्ति हुई है इसमें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिता है, या फिर साहित्यिक है, या फिर शैलीगत है, या फिर प्रायोगिक है? अगर छायावाद की प्रवृत्तियां पूछें तो शैलीगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैलीगत हो जाएगा। जैसे और कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? जैसे छायावाद की प्रवृत्ति स्वतंत्र चेतना है, वैयक्तिकता है, अनुभूति की प्रतिष्ठा है, सौंदर्य चेतना है, प्रकृति चित्रण है, राष्ट्रीय स्वर है, प्रेम की अनुभूति है। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? छायावाद की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पीजीटी में ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं देकर बड़ा दिखेगा ताकि आप लोग को घबराहट हो जाए और गलत हो जाए, ऐसा आयोग सोचता है। ऑप्शन ए है कि बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया है। बिल्कुल गलत बात है भाई। दूसरा है, बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। अरे भाई, इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हो? अभी बात गलत है। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। यह भी बात गलत है, लास्ट में आकर गड़बड़ा गया है, करते ही रहते हैं। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना, यहाँ पे देख रहे हैं, आधारहीन अपने अनुभूति के आधार पर कल्पना पर है हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते हैं। यानी कि कल्पना वल्पना आ गया तो बिल्कुल सत्य बात है, स्व अनुभूति के माध्यम से बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। अर्थात इस तरह हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।